बच्चों, आज हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं, उसके कार्यों को प्रभावित करने वाले तत्व, उसके निर्णय लेने और लोगों की भागीदारी तथा समानता एवं न्याय के विचारों को सम्मिलित किया गया है। पाठ के आरंभ में एक दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया की कहानी दी गई है। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कामगार लोगों को यहाँ लाया गया था, जिनको गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो जो अफ्रीका के जो मूल वासी हैं, उनके अलावा वहाँ पर एशिया और दूसरे देशों के, जैसे भारत के कई भागों के लोग वहाँ पर जाकर बस गए थे। तो इनमें श्वेत, अश्वेत और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, तो जैसे भारतीय आदि सम्मिलित हैं। तो जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने पक्षों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है, एक रजिस्टर मिलता है, जिसमें अखबार की कतरनें और तस्वीरें लगी हुई थी। तो उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। तो माया ने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा, तो उसकी माँ ने बताया कि इसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। अब ये बात सुनकर माया को बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसकी माँ बताती है कि जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून जो है वो बहुत ज़्यादा था, यानी जो श्वेत और अश्वेत का भेदभाव, यानी त्वचा के रंग का भेदभाव बहुत अधिक था। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहाँ के कानूनों के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। तो विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। तो यह सुनकर माया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था, उसके बारे में माया की माँ उसको बताती है। तो उसकी आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल भी अलग अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, यानी उनमें हर प्रकार की आवश्यक सामग्री होती थी। जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। तो इस प्रकार अश्वेत लोगों या भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। तो हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था।
दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां चलाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। तो 16 जून 1976 को यह घटना घटी थी। तो इस अफ्रीका बड़े लंबे समय तक रंग भेद से ग्रसित था। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से सभी प्रजातियों के लोग बराबर माने जाने लगे। अब हम ये देखते हैं कि इतना अन्याय उनके साथ हुआ था। अगर लोकतांत्रिक सरकार बनी और अफ्रीकी अश्वेत लोगों की सरकार बनी तो वही चाहते तो श्वेत लोगों के साथ भी वही भेदभाव अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समानता को चुना। हमारे यहाँ भी नियमित रूप से चुनते हैं। तो जैसे हम वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और लोकतंत्र में लोग ही निर्णय लेते हैं। लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेने का काम करते हैं और यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। तो सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। तो अधिकतर देशों में जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनकी कार्यावधि 5 वर्ष की होती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार के फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार में भागीदारी करने के लिए भागीदारी करते हैं, अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि भागीदारी करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। तो वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के लोगों के भाग लेने के प्रकट की जा रही है। पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं, यानी जो सूचना पट होते हैं जहाँ से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती है उस पर भी ये पोस्टर चिपका दिए जाते हैं। तो आमतौर पर चुनाव के समय हम ये सब देखते हैं, लोगों के घरों की दीवारों पर या जो सड़कों पे या पब्लिक जो दीवारें होती हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी दीवारों पर ये पोस्टर लगा दिए जाते हैं। कभी कभी सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। तो सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। तो ये पत्र महेश कपासी ने लिखा था दिल्ली से और किसी अखबार के ये पत्र लिखा था। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक चित्र है जिसमें ऐसे क्षेत्र को दिखाया गया है जिसमें पानी की कमी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़ी लंबी लाइन लगी है, अपनी बारी के इंतजार में खड़े हैं लोग, और इधर कोई नेताजी और उनके साथ में जो कार्टूनिस्ट है वो भी उनके साथ जा रहा है। तो नेताजी कहते हैं, हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। मतलब लोगों की समस्या थी कि पानी नहीं आ रहा है। मंत्री जी दौरे पर निकले तो यहाँ उन्होंने लाइन लगी देखी, तब भी उनको इस पर ये नहीं हुआ कि लोग परेशान हैं। तो
तो उन्होंने इसको पॉजिटिव रूप में लिया कि देखो इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी तो आ ही रहा है, मतलब पानी की समस्या नहीं है, मतलब किसी गांव में पानी आ रहा है इसीलिए तो लोग पानी भर रहे हैं, नहीं आता तो कहाँ से भरते। तो राजनीतिक दल इस प्रकार की ही सहमति और असहमति में उलझे रहते हैं। अब यहाँ पर है कार्रवाई कि कोई किसी विषय पर क्या कार्रवाई होती है। तो यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अब ये पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी हो जाएंगे। तो ये पत्र सोहन पाल ने लिखा था गुवाहाटी, असम से। तो इस पर वो पर्यावरण के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व को बताना चाहता है और सरकार से कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। तो ये 2 अलग अलग चिट्ठियाँ हैं जो संपादक के लिए लिखी गई है, एक में पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए और दूसरे में कोई तुरंत कार्रवाई करने के लिए। तो इन 2 माध्यमों से भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम सरकार में भागीदारी करते हैं। तो ये भी भागीदारी का एक तरीका है, यानी सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना। तो उसके लिए न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविज़न हैं, बहुत सारे हमारे पास मीडिया है जिनके माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। एक अखबार की कटिंग है, सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। अब कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ आ जाती है तो सरकार उनके लिए राहत सामग्री पहुँचे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है कि सिर्फ राहत सामग्री ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके लिए जो है उनको मुआवजा भी देना चाहिए ताकि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कई अन्य तरीके हैं जिनसे लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अब इसमें एक घटना है 2005 की, जिसमें किसी सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया, जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और उसको बिजली के बढ़ाए दामों को घटाना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग सरकार में भागीदारी करने के लिए और भी तरीके अपना सकते हैं, तो जिसमें विरोध प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि का सहारा लिया जा सकता है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, ये भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों को भागीदारी का मौका मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें और जो सरकार उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। तो अगर देश के लोग सजग रहते हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि कैसे देश चलाया जाता है, तो उसे देश की सरकार की लोकतांत्रिक स्वरूप को मजबूत करने में मदद भी मिलती है। अब जैसे ये एक चित्र है जिसमें महिलाएं किसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो इस प्रकार के आंदोलन या इस प्रकार के जो जुलूस प्रदर्शन होते हैं उनके द्वारा भी हम सरकार में भागीदारी कर
सकते। जब कहीं विवाद होते हैं तो उसका समाधान कैसे होता है। अब जैसे माया की कहानी में हमने पढ़ा था कि कैसे विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि वह दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल प्रयोग करना उसके लिए उचित है। विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, क्षेत्र या आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह करे। अब हम देखते हैं कि सरकार कैसे इन विवादों को सुलझाने में भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, कई बार इसी पर विवाद हो जाता है और दंगे भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो सरकार ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पुलिस को यह जिम्मेदारी दी जाती है और पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो सके, हिंसा न भड़के। पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। तो यहाँ से हम एक चीज और देखते हैं कि किसी समस्या का समाधान सबसे पहले बातचीत के माध्यम से हो सकता है। कभी कभी बातचीत से समस्याओं का समाधान नहीं होता तो उसके लिए फिर दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। अब जैसे हमने देखा है कि कई बार नदियाँ विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं और जिन राज्यों से ये नदियाँ गुजरती हैं उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। तो जैसे कई आपने समाचारों में या अखबारों में पढ़ा होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद जो है बहुत समय से चल रहा है। कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा में सिंचाई होती है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये दो राज्यों के बीच लगभग 30 साल से विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ये कावेरी नदी है जो अपने शांत भाव से बह रही है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जिनके बीच से ये नदी बहती है। तो दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णराजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता। तो जैसे हम जानते हैं कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनमें पानी की मात्रा वैसे भी कम होती है, तो सिर्फ बरसात के समय उनमें ज़्यादा पानी आता है। तो इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है। अब जब दो राज्यों के बीच में विवाद है तो फिर केंद्र सरकार को या राष्ट्रीय सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत से हो सकता है या फिर अगर दो राज्यों के बीच में विवाद है तो उनकी समस्या का समाधान केंद्र सरकार को करना पड़ सकता है। तब केंद्र सरकार उसके लिए रास्ता सुझाती है।
आते समानता एवं न्याय। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता की एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि समानता होगी तभी न्याय होगा, और जहाँ न्याय होगा वहीं समानता होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो माया की कहानी में सरकार ने इस विचार का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर समानता नहीं थी, लोगों को न्याय नहीं मिलता था, उनके साथ भेदभाव होता था। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी हमने कहानी पढ़ी है। उनके साथ भी बहुत सारे भेदभाव हुए थे, अस्पृश्यता का शिकार उनको होना पड़ा था, छुआछूत उस समय हमारे देश में भी चरम सीमा पर थी। तो उनके जो विचार हैं वो भी समानता पर चोट करते हैं। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अब कानूनों के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। तो लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। तो डॉक्टर अंबेडकर और उनके इसी प्रकार के कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है, यानी सभी मनुष्य समान हैं और न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि सरकार अब शिक्षा का अधिकार जो है वो लोगों को दिया है, ताकि जो अपवंचित वर्ग हैं उनको शिक्षा मिल सके, वो भी मुख्य धारा में आ सके। इसके अलावा सरकार उनको नौकरी देने के लिए नौकरियों में आरक्षण देती है, जिससे नौकरियों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। तो इसलिए सरकार कई ऐसे कदम उठाती है जिससे भेदभाव को समाप्त किया जा सके। इसी तरह लड़की और लड़कियों के भेदभाव है तो ये भी अन्यायपूर्ण है। इस समाज लड़कों को महत्व देता है, लड़कियों को महत्व नहीं देता। तो इसको दूर करने के लिए भी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। तो सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकती है। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो कई ऐसे कॉलेज और विद्यालय हैं जहां लड़कियों से फीस नहीं ली जाती। अब इस पर ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आपने अपने विचारों के द्वारा इनका उत्तर देना है कि आपके किसी सहपाठी के लिए है ये, और उसके साथ जो भेदभाव होता है, इन उदाहरणों के माध्यम से आप उस स्थिति में क्या काम करेंगे, किस तरह से उसकी सहायता करेंगे, या आप उससे सहमत हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर आपने लिखना है।